सुमीरा मित्सो से बात कर रही होती है और उसके बाद मित्सो मर जाता है। डॉक्टर्स अपने घुटनों के बल आ जाते हैं, इसलिए नहीं कि मित्सो की मौत हो जाती है, लेकिन इसलिए क्योंकि उसका परमैन का सेट गोल्डन कलर से शाइन होता है। डॉक्टर्स घुटनों के बल आ चुके थे। किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक सबसे एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर उन्हें एक स्टोरी सुनाने की कोशिश करता है और यहाँ से शुरू होती है हमारी एक अलग स्टोरी। हमें लाखों साल पीछे लाया जाता है और ये दिखाया जाता है कि कैसे इस बर्ड प्लेनेट की शुरुआत हुई। यहाँ पर सब आम लोग बसे हुए थे, सब कुछ ठीक जा रहा था। तभी हमें दूर से एक पंछी दिखाई देती है और वो जैसे जैसे पास आता है वो बड़ा होते जाता है। और वो जैसे ही पास आता है हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो परमैन का सेट पहना होता है, लेकिन उन लोग इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं। वो अपने हेलमेट से कई गुना भारी चीज़ें भी उठा सकता है, अपने केप से वो उड़ भी सकता है और अपने बैच को मुंह में रखकर काफ़ी समय तक सांस भी रोक सकता है। वो लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ये इंसान कौन है, कहाँ से आया है और ये क्या पहन कर आया है। और इसमें सबसे ख़ास बात ये होती है कि वो जो परमैन सेट में होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 11 साल का ही होता है और वो यहाँ पर तबाही मचाना नहीं आता है, वो यहाँ पर इनकी हेल्प करने आता है। और ये टाइम होता है फर्स्ट टाइम जब बर्ड प्लेनेट में लाखों साल पहले एक परमैन आया होता है जो इनकी हेल्प करता है। और ऐसे करके कुछ 40 साल बीत जाते हैं। हमें फिर से उस जगह पर दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती है। और इस परमैन का काम भी अभी कंप्लीट हो जाता है। और जब उधर के लोग परमैन को बुलाते हैं, परमैन आके इस जगह को पहले जैसा याद करता है, तभी परमैन का हेलमेट भी गोल्डन कलर का बदल जाता है, क्योंकि इसने भी एक ऐसा अनबिलीवेबल काम किया होता है जो वे टू इम्पॉसिबल होता है। आज के दिन ये गोल्डन हेलमेट वाला परमैन बहुत ज़्यादा खुश होता है और ये इन सिटीजन्स को एक पेपर थमाता है जिसमें परमैन सेट की रेसिपी लिखी होती है। वो परमैन इनको ये पेपर देता है और कहता है कि ऐसे करके ही तुम इस परमैन सेट को बना सकते हो। ये गोल्डन परमैन का काम अभी ख़त्म हो जाता है। इसने पूरी एक दुनिया ही बदल दी थी। अभी इसका टाइम आ गया था कि अपने प्लेनेट वापस चले जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है। ये 50 साल से भी ऊपर हो जाता है और इसकी हार्ट अटैक होके वहीं मौत हो जाती है। लेकिन उसका परमैन का सेट अभी गोल्ड से एक डायमंड का हो चुका था, क्योंकि उसने एक चीज़ बोला था जो सिर्फ भगवान और वही समझ सकते हैं। उसने इस पूरी दुनिया को गुजर जाने का श्राप दिया था। और आई गेस कि मैंने जो कहा वो आप लोगों में से शायद से किसी को समझ आया होगा। तो उस गोल्डन परमैन सेट वाले ने मर जाने का श्राप इसलिए दिया था क्योंकि ये सारे अच्छे लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट कर सके और अलग अलग जगह पर जन्म लेकर पूरी दुनिया को ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सके। एक गोल्डन परमैन मर जाता है जिसका हेलमेट एट द एंड डायमंड का हो जाता है और उन लोग उसके हेलमेट के समेत ही उसको एक कॉफिन में बंद कर कर एक घर के रूम को गड्ढा करके उसके अंदर दफन कर देते हैं। और अभी करीब 1 लाख साल बीत जाते हैं
ऑलमोस्ट पूरा प्लैनेट डेवलप हो जाता है। काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी हो जाती है पूरे प्लैनेट की। और आज वो दिन होता है जिस दिन परमेंट सेट की रेसिपी को बनाया जाए। रेसिपी मतलब कुकिंग वाला रेसिपी नहीं होता, रेसिपी मतलब किसी भी चीज़ को बनाने का। करीब 1 लाख साल बीत जाते हैं और अभी तक एक्चुअली में परमेंट सेट की रेसिपी सीक्रेट होती है। काफ़ी सारे जन को नहीं पता होता, सिर्फ हायर अथॉरिटीज़ को ही पता होता है कि कैसे इसको छुपाया जाए और कैसे ही इसको अंडरवर्ल्ड में मैन्युफैक्चर किया जाए। और अभी 2 परमानेंट सेट को बनाया जाता है और ये बन के रेडी भी हो जाता है। और इसको टेस्ट करने के लिए 2 कैंडिडेट्स भी आगे आते हैं जो होते हैं 2 बच्चे और दोनों भाई भाई होते हैं। दोनों भाइयों को दोनों परमानेंट सेट दे दिया जाता है और वो दोनों चूज़ करके दोनों परमानेंट सेट्स को पूरी तरीके से पहन लेते हैं। वो दोनों उसको जस्ट ट्राई कर रहे होते हैं और वो दोनों बच्चों को परमानेंट सेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उन लोग थोड़ी मस्ती करते हैं, वो पहनकर थोड़े ऐसे जनों को मारते हैं, काफ़ी ज़ोर से नहीं मगर हल्के से मारते हैं तो उनको ज़ोर से लगता है, तो उन लोग ऐसे ही मस्ती करते हैं। इसके बाद उन लोग बाहर जाते और थोड़ी उड़ने की प्रैक्टिस करते और काफ़ी अच्छी तरीके से दोनों उड़ लेते हैं। लेकिन तभी एक चीज़ हो जाता है और उसका छोटा भाई ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। ये परमेंट का सेट फर्स्ट टाइम बनाया जाता है, तो परमेंट का सेट इतना मजबूत नहीं होता है क्योंकि इसे अभी एकदम फर्स्ट टाइम बनाया जाता है। जो छोटा भाई का सर होता है उसको एक्चुअली में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो परमेंट का सेट होता है उसका जो हेलमेट होता है वो काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। और इन्होंने भी अभी परमेंट सेट फर्स्ट टाइम बनाया होता है, तो एक्चुअली ये पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता है। इसमें भी काफ़ी सारी डिफ़ॉल्टीज़ होती है और डिफ़ॉल्टीज़ मतलब काफ़ी हाई लेवल की डिफ़ॉल्टीज़ थी इस परमेंट के सेट में। तो कुछ ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है, वो परमेंट का सेट उसके छोटे भाई के सर को कब्ज़ा कर लेता है। हाँ, उसके सर में हावी हो जाता है। वो परमेंट का सेट लिटरली उसके सर में हावी हो जाता है और जैसे ही वो अपना मुंह घुमाता है उसका परमेंट का सेट काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। एक तरीके से वो टूट जाता है, एक आँख जैसा निकल जाता है। यहाँ से ब्लू कलर का परमेंट सेट ऑलमोस्ट पूरा रेड हो जाता है और वो उसका छोटा भाई उसके भाई को देखकर हाथ बढ़ाता है, उसके आँख भी लाल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डरावना दिखता है। उसका बड़ा भाई भी ये सब देखकर उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी उसके छोटे भाई के दिमाग में ये ख्याल आता है कि मेरा भाई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है, और उसके ऊपर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है और इसकी वजह से उस परमेंट सेट उसके ब्रेन पर और बुरी तरीके से हावी हो जाता है और अभी ये बच्चा पूरी तरीके से बदल जाता है और एक डीमन ही बन जाता है। तभी उसके छोटे भाई को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका छोटा भाई अभी एक डीमन बन चुका होता है। उसके छोटे भाई का आँख बहुत ज़्यादा बेकार दिखने लगता है, उसका आँख पूरा वाइट हो जाता है और सिर्फ एक ब्लैक कलर का रिंग टाइप दिखता है और उसको देखकर एकदम बहुत ज़्यादा दिल तोड़ देने वाला फीलिंग आता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उसको देखकर। उसका छोटा भाई अपनी पूरी शक्ति से अपने बड़े भाई की ओर आता है, उसका बड़ा भाई कुछ समझ नहीं पाता है, तब उसका छोटा भाई उसको काफ़ी तेज़ मारने लगता है। उसके पास भी एक परमानेंट सेट होता है, तो पहले उसका बड़ा भाई थोड़ा मार खा लेता है, लेकिन फिर उसको थोड़ा गुस्सा आने लगता है तो वो भी उसको मारने लगता है। तभी वो उसके भाई की आंखों में देखता है, तभी उसको उसके लिए एक दया फील होती है और वो उसे नहीं मारता, लेकिन उसका छोटा भाई उसे खूब मारता है। लेकिन उसका बड़ा भाई जितना झेल पाता था उतना वो पूरा झेलता है, लेकिन एट द एंड सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाती है। उसका छोटा भाई उसे बहुत मारता है और
उसका बड़ा भाई भी फिर उधर ही मर जाता है। जब उसका बड़ा भाई मर जाता है तभी उसका छोटा भाई एक डीमन में बदल जाता है। उसकी पूरी बॉडी बदल जाती है और अभी वो सोचता है कि ये प्लेनेट तो एकदम ही बच्चों वाला है, इधर मेरा कोई काम नहीं है। वो उस प्लेनेट से आउटर स्पेस में चला जाता है और फिर से हमें नॉर्मल ब्लड प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका बड़ा भाई नीचे पड़ा होता है जो अभी मर चुका होता है। उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा खून निकलता है, लेकिन अभी सब कुछ ख़त्म हो जाता है और इसके बड़ा भाई का भी हेलमेट कुछ गोल्डन कलर से बदल जाता है। और अभी इधर गोल्डन हेलमेट का कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा रहेगा, कभी गोल्डन हेलमेट बनता है कभी नहीं बनता, वो सब कुछ आगे पता चलेगा। लेकिन अभी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी डॉक्टर्स अपनी स्टोरी यहाँ पर बंद करते हैं और जो मेन डॉक्टर होता है वो पूछता है कि मित्सु का हेलमेट किधर है। तो वहाँ के जो नॉर्मल स्टाफ्स होते हैं उन लोग बोलते हैं कि वो देखो उसका हेलमेट वहाँ पर है जो अभी गोल्डन कलर का बदल चुका है। और तभी यहाँ पर बर्डमैन आकर कहते हैं कि नहीं, ये इसका हेलमेट नहीं है, इसका हेलमेट मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन जब मैंने इसको अर्थ के हॉस्पिटल से लाया था तभी इसके पास इसका हेलमेट नहीं था, तो मैंने इसको अपना एक नया हेलमेट दे दिया। तभी डॉक्टर्स बोलते कि क्या इसका हेलमेट ये नहीं है, तो इसका हेलमेट है कहाँ पर? इसका हेलमेट इसके रोबोट के हाथ में नहीं लगना चाहिए। तभी सुमिरे कहती है, वो मित्सु को कहती है क्योंकि वो अभी एक आत्मा बन चुकी होती है। सुमिरे मित्सु को कहती है कि जब तुम बेहोश हुए थे मैं बहुत हड़बड़ा गई थी और मैंने तुम्हारा परमानेंट सेट निकाल कर तुम्हारे ही छत के ऊपर रख दिया और तुम्हें मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल में ला दी थी। और इसके बाद हमें 12 साल पास्ट में दिखाया जाता है, जिस दिन मित्सु बेहोश होता है और जिस दिन सुमिरे गायब होती है, उस दिन उसका रोबोट को उसका परमानेंट सेट मिल जाता है। मित्सु का परमानेंट सेट ऊपर उसके छत से नीचे गिरता है और वैसे भी मित्सु के रोबोट को परमानेंट सेट के ऊपर इतना कोई ज़्यादा क्रेज़ तो नहीं था, लेकिन फिर भी मित्सु का रोबोट उसके परमानेंट सेट को पहन लेता है और कहता है कि मैं मित्सु को इसका सबक ज़रूर सिखाऊंगा। और वो उड़कर बस मित्सु को ढूंढने ही लगता है। तभी वो एक हॉस्पिटल के पास पहुंचता है और वहाँ पर एक वार्म होल को देखता है, एक काला सा छेद देखता है जहाँ पर सुमिरी उसके अंदर घुस जाती है। तो वो सोचता है कि इन लोग क्या कर रहे हैं। तभी वो भी उसका रोबोट उसके पीछे पीछे जाकर उस वार्म होल के अंदर घुस जाता है और उस होल के अंदर जाते ही इधर से बहुत ज़्यादा इंसेन हो जाता है ये स्टोरी। वो जैसे ही उस वार्म होल के अंदर घुसता है उसकी पूरी बॉडी फॉर्मेट चेंज हो जाती है, वो रोबोट से पूरा बदल जाता है और वो एक एक्चुअल ह्यूमन ही बन जाता है। हाँ, वो एक एक्चुअल ह्यूमन बन जाता है। वैसे तो वार्म होल से कोई भी किधर भी जा सकता है, लेकिन मित्सु बहुत ज़्यादा लकी होता है। आई मीन मित्सु का रोबोट जो एक ह्यूमन में भी बदल जाता है और वो सही सलामत बर्ड प्लेनेट पर भी पहुंच जाता है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। बहुत लंबी स्टोरी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि मैं इस स्टोरी को वापस से डिलीट कर दूँ ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। तो आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी कभी और कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।